जैसा कि हम जानते हैं कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था में कर्मचारी किसी एक संस्था के लिए काम करते हैं, जो आमतौर पर उनके रहने की जगह से ड्राइव कर पहुंचने की दूरी पर होती है। संक्षेप में कहे तो ये वेतन के बदले लंबे समय तक काम करने की व्यवस्था होती है। ऐसे समय में जब कंपनियां नए नए विचारों के लिए अलग अलग किस्म के कर्मचारियों के साथ काम करना चाहती है और सरकार धीरे धीरे आम जनता को रोजगार देने के वादे से खुद को अलग कर रही है, तब गिग इकोनॉमी का जन्म हुआ है, अर्थात गिग उद्यमिता का जन्म हुआ है। इस नए रिश्ते में भौगोलिक सीमा जैसी कोई चीज नहीं होती। रोजगार का पारंपरिक बाजार जरूरत और सुविधा के कारण अस्तित्व में आया था। इंटरनेट के आने से पहले कंपनियां किसी एक स्थान से कुशल कामगारों को लाने के लिए बड़े पैमाने पर गाड़ियों का इस्तेमाल करती थी। इस कारण एक मानक नहीं बना कि ये सबसे अच्छा विकल्प था, बल्कि इस कारण क्योंकि यही एकमात्र विकल्प था। अब तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। हाई स्पीड इंटरनेट के कारण सभी के लिए अपने स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र के बाहर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अब कंपनी में काम पाने के लिए उसके आसपास रहना जरूरी नहीं है। इंटरनेट ने हमें न केवल अवसरों का पता लगाने की ताकत दी है, बल्कि नए कर्मचारियों के लिए जरूरी ट्रेनिंग का पता लगाने और इसे हासिल करने की क्षमता भी दी है। मेरा अनुभव कुछ ऐसा रहा है कि जो कंपनियां गिग कर्मचारियों या गिग उद्यमियों को अपनाती है, उनमें काफी लचीलापन होता है और वे पारंपरिक एवं मौजूदा कंपनियों की तुलना में ज्यादा तेजी से नए नए प्रयोग कर सकती है। अब तक 70 मिलियन से अधिक लोग गिग उद्यमी बन चुके हैं और वे पारंपरिक कंपनियों जैसे नहीं हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि स्वतंत्र कर्मी बनना और अपना वेतन खुद तय करना अब आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। समय आ गया है कि पारंपरिक नौकरियों के बजाय नई गिग उद्यमिता की तलाश की जाए। ये ऐसे कुछ लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने एक अलग राह को अपनाया है। उनकी कहानियों को पढ़ने का आनंद ले और अपना लक्ष्य हासिल करे। ओडिशा के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने युवा छात्रों की ट्यूटर की तलाश को माउस क्लिक जितना आसान बना दिया है। हालांकि ये सेवा अभी राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में अधिक केंद्रित है। रेड ग्रेफाइट एक स्टार्टअप है जिसे 28 वर्षीय गौरव मंत्री ने स्थापित किया। उनके मुताबिक इसका संबंध छात्रों को वांछित नतीजे प्राप्त करने के लिए उचित शिक्षकों से जोड़ने से है। ये स्टार्टअप असल में प्राइवेट ट्यूटर की ऑनलाइन कम्युनिटी है, जहां पर कोई भी खुद को ट्यूटर के रूप में रजिस्टर कर सकता है। वह अपना फोटो लगाकर अपने हुनर और अनुभव का ब्यौरा दे सकता है, ताकि उनमें रुचि रखने वाले छात्र उनसे तत्काल संपर्क स्थापित करें। प्राइवेट ट्यूटर इसे बहुत कारगर माध्यम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूटर मुहैया कराने वाले रुचि रखने वाले छात्र पोर्टल पर लॉगिन होकर आमने सामने आते हैं और फिर बाकी की बातें तब होती है। गौरव भुवनेश्वर के सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीटेक ग्रेजुएट है। वे पहले ही 40 से ज्यादा अनुभवी शिक्षकों को अपने इनोवेटिव पोर्टल पर रजिस्टर करा चुके हैं। ये पोर्टल न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि अपने बच्चों को लेकर तनाव पाल रहे उन तमाम पालकों के लिए भी सुविधाजनक है, जो अपने बच्चों को शिक्षकों की तुलना में ज्यादा जानते हैं, लेकिन अपनी पेशेगत व्यस्तता के कारण वे बच्चों के उनके कमजोर विषयों में मदद करने के लिए समय नहीं दे सकते। ऐसे में ये पोर्टल उन्हें माउस के महज एक क्लिक पर सही शिक्षक खोजने में मदद करता है। सेवा के बदले में वे पालकों से एक बार का शुल्क लेते हैं। रजिस्टर होने के बाद पालक किसी क्षेत्र विशेष में शिक्षक विशेष के लिए गौरव से संपर्क करते हैं। इसके बाद गौरव उन्हें 5 श्रेष्ठतम उपलब्ध शिक्षक मुहैया कराता है, ताकि डेमो क्लास ली जा सके। फिर पालक उनमें से किसी का चयन कर फीस के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसी उद्देश्य को और डिटेल में जानने के लिए एक दूसरी स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी नंबर 2। वे जयपुर के हैं और आमतौर पर टैक्सी से दिल्ली जाते रहते हैं। इन यात्राओं के दौरान उनका संपर्क उनके जैसे अन्य लोगों से होता है और वे दोनों ओर का किराया लेना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा होता है, जबकि यात्री के लिए ये एक ऐसी यात्रा का किराया देने जैसा है जो उसने की ही नहीं। सागर और साहिल अग्रवाल ने हप्पो कैब्स की स्थापना इसी उद्देश्य से की
कि यात्रियों को केवल उनके द्वारा की जाने वाली यात्रा का ही किराया देना पड़े। बाजार में चल रहे प्रति यात्रा 5,000 रुपए के किराए की बजाय उन्होंने एक ट्रिप के 1,950 रुपए लेने शुरू कर दिए। शेयर कैब का किराया रखा 650 रुपए। जून 2015 में जहां महीने में जयपुर, दिल्ली, अजमेर रूट पर उन्हें इतने ही यात्री मिलते हैं। उनके बिजनेस की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके पास एक भी कार नहीं है। उनके पास ऐसे लोगों की सूची है जो अपनी कार ड्राइवर या ड्राइवर के बिना किराए पर देने के इच्छुक है। इन 6 माह के वक्त में उन्होंने अपने शहर के अलावा जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, सूरत, मुंबई, चंडीगढ़ और लुधियाना में ट्रैवल एजेंट तय कर लिए। विज्ञापन पर कोई पैसा खर्च किए बगैर दोनों ने अब तक 60 ऐसे कैब वाले जोड़ लिए हैं जो उनकी स्थायी सेवा में है, जबकि उतने ही अपने वाहन उनकी कंपनी को देते हैं। इन सब का फंडा बस यही है कि जब आप कुछ शुरू करें तो हमेशा स्थानीय स्तर पर शुरू करें, लेकिन एक ऐसी खिड़की खुली रखना ना भूले जो आगे जाकर दुनिया में फैलने का दरवाजा बन जाए। उसका हमेशा से मानना था कि भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट मौजूदा डिजाइन में थोड़ा हेरफेर करता है। वो शायद ही कभी कोई मूलभूत इनोवेशन करता है। इसके कारण वो 24 घंटे डिजाइन के बारे में सोचता है कि कैसे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सीमाओं को और परे ले गई और उसे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर समुदाय से रूबरू होने का मौका मिला। राष्ट्रीय स्तर की डिजाइन स्पर्धा में उसके डिजाइन को बेस्ट डिजाइन का अवार्ड मिला और उसे डेट्रॉइट ऑटो शो में शामिल होने का मौका भी मिला। उसके 2 माह बाद उसने आईटी क्षेत्र का अपना मोटी तनख्वाह वाला जॉब छोड़ दिया ताकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धमाका करने का अपना सपना पूरा कर सके। वो जानता था कि उसमें कल्पनाशीलता की कोई कमी नहीं है। वो ये भी जानता था कि उसे दर्जन भर अवधारणाओं पर काम करना होगा। उनमें से कुछ दूर की कोड़ी लग सकते हैं, लेकिन आखिरकार उसमें व्यवहारिक रूप से अपनाने की गुंजाइश भी होगी और मौजूदा वक्त के लिए प्रासंगिकता भी। ठीक यही उसके साथ हुआ। वो और उसके 2 साथी अब एक स्टार्टअप के भागीदार है। मिलिए इन 3 टेक्नोलॉजी वीरों से, नारायण सुब्रमण्यम, प्रोतम मुर्मी और नीरज राजमोहन, अल्ट्रा वॉयलेट ऑटोमोटिव के पीछे का दिमाग। ये बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है। अपनी अलग तकनीकी रूप से बेहतर समाधान देने वाले वाहन डिजाइन करती है। ऐसे ऑटोमोबाइल जो विभिन्न उपभोक्ताओं को और बाजारों की जरूरत पूरी करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों जैसे फोक्सवैगन, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा, वॉल्वो और फेरारी के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ कंपनी के सीईओ नारायण ने अपने डिजाइन के लिए बहुत तारीफ पाई और एंटरप्रेन्योर के रूप में नारायण का उद्देश्य व्यक्तिगत आवाजाही में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजना होता है। इंजीनियर के रूप में उन तीनों को एक चीज अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें काफी वक्त इस पर देना है कि चीजें काम कैसे करे। डिजाइन के रूप में वे रचनात्मक और प्रासंगिक विचार लेकर आते हैं। डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में उन्हें यह भी मालूम था कि ये दोनों चीजें कैसी साधी जाए। वर्तमान में अल्ट्रा वायलेट स्मार्ट पर्सनल मोबिलिटी पर काम कर रहे हैं। ग्लाइड नाम का ये प्रोडक्ट अत्यंत मील यानी घर से ट्रेन या दफ्तर या वहां से लौटना की यात्रा के लिए है। यह प्रोडक्ट अत्यंत सुगठित, हल्का और हाई टेक्नोलॉजी यूजर के अनुभव पर केंद्रित वाहन है। ट्विस्टर नामक एक अन्य वाहन शहरी क्षेत्रों में आवाजाही के लिए बनाई बाइक को मोटर बाइक व साइकिल दोनों रूप में चलाया जा सकता है। जब वक्त बचाना हो तो बाइक की तरह चलाए और जब कैलोरी खत्म करनी हो तो इसे साइकिल की तरह चलाए। इसे टाइपी के इंटरनेशनल बाइक शो में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का अवार्ड मिला है। जब ये साकार हो जाएगी तो साइकिल कम बाइक निश्चित ही ट्रांसपोर्ट मार्केट में अपनी छाप छोड़ेगी। अल्ट्रा वायलेट भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर भी काम कर रही है जो व्यावहारिक भी है। उनके सारे वाहन उच्च टेक्नोलॉजी वाले आईओटी इंटरफेस से लैस होंगे, यानी वाहनों से जुड़ने या कंपनी से संपर्क करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट वाहनों में समय के साथ लगातार सुधार आ रहा है और उभरती शहरी जीवन शैली में आसानी से जगह बना रहे हैं। भविष्य में आने वाले वाहन दफ्तर जाने वाली की समस्या का सटीक समाधान लेकर आएंगे।
ये नए युग की टेक्नोलॉजी वाला ऑटोमोटिव सेक्टर ही भविष्य है। अब इसका फंडा ये है कि यदि आप किसी बात में विश्वास करते हैं तो फिर आपके विचार वैसे बनते हैं जो कर्म में बदलते हैं और अंततः आपका चरित्र भी बन जाते हैं। तमिल और मलयालम में आवास रांगल का मतलब ऐसे लोगों का समूह होता है जो हमेशा जल्दी में होते हैं। केरल में पिछले एक हफ्ते के दौरान एक युवा आवास रांगल से मिला जो उद्यमी बनने की जल्दी में है। ये ट्रेंड 4 दशक पहले के चलन से काफी मिलता है, जब पाना चाहता था। आखिरकार मलयाली खाड़ी के देशों में सबसे बड़ा श्रमबल समूह बनकर उभरे। परंतु मुझे लगा नहीं था कि मैं आवास रांगल नामक फेसबुक पेज के निर्माता से मिलूंगा। ये पेज उन लोगों के लिए है जो बहुत कम उम्र में ही जॉब पाना चाहते हैं। फरवरी 2016 में एक वेबसाइट www.fotajob शुरू की गई, जिसने 4 लाख लोगों को आकर्षित किया। 30 कंपनियों ने इस वेबसाइट के जरिए भर्ती करने के लिए सहमति दी। आज की तारीख में उनके पास जो रेज्यूमे उपलब्ध है उनमें जॉब के 6000 गंभीर दावेदार है। दरअसल ये कंपनी Naukri.com का लघु रूप है। अब जानिए यह आइडिया कैसे जन्मा। पिछले साल के मध्य में नेस्ट इन्फोटेक केरल के नामालूम से छोटे शहर कलामसेरी में युवा IT पेशेवरों को चुनने के लिए आई, जिसे 100 लोग चाहिए थे। 24 वर्षीय बिंटो मैथ्यू ने भी आवेदन दिया और कोशिश की कि अपॉइंटमेंट दिन वाले दिन उनका इंटरव्यू हो जाए। इंटरव्यू की प्रक्रिया जल्दी सुबह शुरू हो गई और शाम होते होते अधिकारी सिर्फ 1000 लोगों के इंटरव्यू ले पाए, जबकि बाहर तब भी 2000 लोग कतार में खड़े थे। कंपनी के अधिकारी बाहर आए और प्रत्याशियों से कहा कि वे अपना रेज्यूमे देकर जाए। उन्होंने वादा किया कि वे उन पर गौर कर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मैथ्यू को वहां एक संभावना नजर आई। उन्होंने महसूस किया कि कुछ रिक्त पद भरने के लिए कई कंपनियों को सैकड़ों आवेदनों को देखना पड़ता है और कई बार तो इनकी संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। इसमें वक्त लगता है और ये लागत की दृष्टि से भी कंपनियों के अनुकूल नहीं है। मैथ्यू ने एक प्रक्रिया बनाई और समान जरूरतों वाली कंपनियों से एक कंसोर्टियम बनाने के लिए संपर्क किया, ताकि राज्य स्तरीय टेस्ट लेकर उसके मुताबिक लोगों की भर्ती की जा सके। आइडिया को अच्छा रिस्पांस मिला और कंपनियों ने मैथ्यू को ये काम देने पर सहमति दिखाई। मैथ्यू ने अपने दोस्त सोया अफजल के साथ मिलकर FBN नाम से कंपनी खोली, जो दोनों के नामों के पहले अक्षर का मेल है। कंपनी तब बनाई जब वे खुद छात्र थे, नौकरी ढूंढ रहे थे और कंपनी लॉन्च करने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं था। उन्होंने हर सेमेस्टर का सिलेबस छपवाया। उसकी दूसरी ओर उनके शहर में कैंपस भर्ती के लिए आने वाली विभिन्न कंपनियों की जानकारी छापी और उन्हें सारे कॉलेजों में वितरित कर दिया। अब उनके पास 30 कंपनियों का काम है, तो वे वेबसाइट को पूरी तरह बदलकर नया रूप दे रहे हैं। वेबसाइट का नया अवतार दिसंबर 2016 में जारी हुआ। 2017 तक कंपनियों की संख्या 3 आंकड़ों में चली गई। स्थानीय भाषा कॉलेज उनकी गुणवत्ता, प्रत्याशियों की विशेषताएं और खामियां जानने के अलावा स्थानीय आदतों से वाकिफ होने में विशेषज्ञता होने के कारण FBN उस छोटे से शहर से युवा व प्रतिभावान युवाओं की भर्ती के लिए पसंदीदा कंपनी हो गई। बहुत थोड़े लोगों के साथ जिंदगी परिकथा जैसा मोड़ ले लेती है। आप खुद नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के बाद आप कंपनी शुरू करने का आइडिया लेकर लौटते हैं, जो अन्य लोगों को नौकरी की पेशकश करती है। कितनी अद्भुत बात है, नहीं? अब इसका फंडा ये है कि ग्लोबल विचार उठाए और स्थानीय स्तर पर आजमाए, उन्हें सेवाएं देने के लिए, जो अभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। कि अंतिम गणना के मुताबिक 44,000 युवतियों ने मैसेज भेजकर लालू प्रसाद यादव के 26 वर्षीय पुत्र तेजस्वी यादव से विवाह की इच्छा जाहिर की है। ये सिर्फ बिहार की युवतियां ही नहीं थी, बल्कि व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजने वाली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों की युवतियां भी है। आप सोच सकते हैं कि इसमें गलत क्या है। प्रभावकारी परिवार को तो बड़ी संख्या में ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे ही, लेकिन मुद्दा ये है कि ये प्रस्ताव व्हाट्सएप मैसेज के रूप में सरकारी टेलीफोन पर आए हैं। उप मुख्यमंत्री होने के साथ बिहार के सड़क निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने
जून में व्हाट्सएप नंबर जारी कर लोगों से सड़कों से संबंधित शिकायतें भेजने का आग्रह किया था, लेकिन प्राप्त 47,000 संदेशों में 44,000 तो विवाह प्रस्ताव ही है। जहां कुछ युवतियों ने तत्काल प्रसिद्ध और धनी बनने की जिंदगी की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल किया, वहीं तमिलनाडु के तिरुचि की इन 2 महिला व्यवसायिकों से मिलिए, जिन्होंने अपने सोशल नेटवर्किंग फेसबुक पेजों का उपयोग आर्थिक स्वतंत्रता के अपने सपने को साकार करने में किया। 23 साल की उम्र में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाली सुभिक्षा राजशेखर अब तक हैंडफोर्स की जोड़ी के साथ किसी कॉल सेंटर में आराम से सेटल हो गई होती, किंतु कुछ अलग करने की चाहत में वे बिजनेस चलाकर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। जून 2015 में उन्होंने अपना फेसबुक पेज ब्यूटी क्विज एंड कोरल ब्यूटी शुरू किया, ताकि रेशम और पेपर क्विलिंग से बनी फैशन एसेसरीज बेची जा सके। सुभिक्षा को जल्दी ध्यान में आ गया कि मार्केट में वाजिब दाम की अच्छी क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल व साड़ियों की अच्छी मांग है। इवेंट मैनेजमेंट, खास तौर पर पारिवारिक कार्यक्रमों में आए उछाल ने उन्हें यूनिफॉर्म साड़ी और ऑर्डर जैसे विकल्पों में किस्मत आजमाने का मौका दिया। शुरुआत में तो उन्हें अपने ही मित्रों के सर्कल में से ऑर्डर मिले, लेकिन आज उनके ग्राहकों में ज्यादातर ऐसे प्रौढ़ और पेशवर महिलाएं हैं जो रोज पहने जाने वाली ट्रेंडी परिधान व कॉटन साड़ियों के अलावा भारी सजावट वाले प्रोडक्ट की तलाश में रहती है। वे स्थानीय ब्यूटिक को भी कमीशन पर कपड़े सप्लाई करती है। इस वक्त वे 5 राज्यों के 12 शहरों के 17 सप्लायर्स से डील कर रही है। यूके अपने फेसबुक पेज को सपोर्ट देने के लिए उनके पास ईंट सीमेंट से बना स्टोर नहीं है। सुभिक्षा पहले कस्टमर से पैसा ले लेती है और फिर उनके लिए स्टॉक डिजाइन करती है। व्हाट्सएप और फेसबुक उनके पसंदीदा संपर्क के माध्यम है। उनकी एक ही महत्वाकांक्षा दुनिया को ये बताने की थी कि युवा हमेशा ही सोशल मीडिया में वक्त बर्बाद नहीं करते। कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री के बाद 27 वर्षीय कलईवाणी विजया राघवन कॉस्ट्यूम ज्वेलर बन गई। वे हमेशा से ऐसा कुछ करना चाहती थी जो रचनात्मक रूप से संतोषजनक हो और शादी होने के बाद भी उसे आसानी से चला सके। उनके फेसबुक पेज कलाई, जिसमें विजिटर को वहां लगे रेशम के धागों से बने अलंकारों के फोटो चोरी करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। संभव है कि आपने लाखों रुपए स्वर्ण आभूषणों पर खर्च किए होंगे जो आपकी पोशाक के अनुकूल ना हो, किंतु रेशम के धागों से बनी एसेसरीज कुछ 100 रुपए में पड़ती है और उन्हें किसी भी रंग में बनाया जा सकता है। स्वाभाविक है कि कीमत और मैचिंग मुख्य आकर्षण है। आज उनके पास स्टॉक में ऑर्डर है और दस्तकारों का छोटा सा नेटवर्क भी है जो उनके परिश्रम के भार को वहन करता है। उनके प्रोडक्ट अमेरिका, डेनमार्क और ब्रिटेन में भेजे जाते हैं और दुबई शॉपिंग एक्सपो जैसी प्रदर्शनियों में भी वे भाग लेती है। वे कस्टमाइज पैकिंग ऑफर करती है और माल की डिलीवरी के लिए देशी विदेशी कुरियर कंपनियों से उनका करार करती है। अब इसका फंडा ये है कि सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल जिंदगी में लॉटरी का खेल खेलने में या बिजनेस की मजबूत नींव रखने में किया जा सकता है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। स्टोरी नंबर 1। वर्षों से वे मदद कर रहे हैं और इससे फायदा भी मिल रहा है, लेकिन हाल ही में उनकी ओर ध्यान गया। जब वे 78 वर्ष के बुजुर्ग आपके पास पहुंचेंगे तो इनका लुक आपको भ्रम में डाल देगा। उनसे मिले बिना आप उन्हें समझ ही नहीं सकते। अगर आप किसी बैंक के पास खड़े हो और संशय हो कि सही ढंग से फॉर्म कैसे भरना है या कैसे जरूरी परिचय पत्र को ठीक तरीके से संलग्न किया जाए, या ये नहीं पता हो कि किस कॉलम में क्या लिखना है, या आपके पास पेन नहीं हो, तो वे आपके पास आएंगे और पूछेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपके होठों से जवाब नहीं निकलेगा, लेकिन आपकी आंखें सवाल करेंगी, जो मुझे नहीं मालूम वो आपको कैसे मालूम होगा? उनकी आंखें समझ जाएंगी और वे आपसे कहेंगे, मैंने सेंट जोसेफ इंडिया हाई स्कूल में 1952 में कक्षा 9 तक पढ़ाई की है, लेकिन वो पढ़ाई आज की किसी डिग्री के बराबर है। मुझे फॉर्म दो, मैं इसे आपके लिए भर दूंगा। वे आपसे फॉर्म ले लेंगे, आपके हाथ के दस्तावेजों को देखेंगे और तुरंत इसे भर देंगे। जैसे वे खुद बैंकर हो, वे कभी भी अपनी मदद के लिए कुछ भी लिखित में नहीं मांगेंगे।
इसके बाद वो किसी दूसरे परेशान दिख रहे ग्राहक के पास जाएंगे और उसी अंदाज में अपना परिचय देंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आपका काम हो जाने के बाद आपका दिल इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप भिखारी जैसे दिखने वाले लेकिन अंग्रेजी बोलने वाले इस व्यक्ति को कुछ दिए बिना घर चले जाए। कुछ लोग उन्हें कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोग उन्हें जब मदद करते देखते हैं तो रुक जाते हैं और उनकी सेवा के बदले कुछ रुपए देने की पेशकश करते हैं। इसी तरीके से वे पिछले कई सालों से अपना वजूद बनाए हुए हैं। मिलिए नव्वी पास ए डैनियल से। वे बेघर है और बेंगलुरु में शेषाद्रिपुरम में बैंक के बाहर असहाय खड़े लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। शेषाद्रिपुरम में अधिकतर बैंकों के ऑफिस है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगी और हमेशा उनकी जरूरतें वे लोग पूरी करते रहे जो उन्हें दूसरों की मदद करते देखते हैं। स्टोरी नंबर 2। हम में से कई लोग इस परिस्थिति से गुजरे हैं कि हमारे लैपटॉप की वारंटी एक्सपायर हो जाती है और हमारे पास इसका नवीनीकरण करने का समय नहीं होता, या हमारे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का सालाना मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और हम इसके बारे में भूल जाते हैं। हमें तब याद आता है जब मशीन दिक्कत देने लगती है या एमएमसी कॉन्ट्रैक्टर हमें फोन करता है। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि कोई हमें इन छोटी छोटी चीजों के बारे में बताता रहे ताकि हम इस पर काम कर सके। मदद की जरूरत को समझते हुए मुंबई के श्रीवत्स प्रभाकर ने एक ऐप गैजेट्स और अप्लायंसेस के लिए पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम किया। ये बिल और वारंटी को क्लाउड में स्टोर रखेगा, साथ ही रिपेयर सर्विस देने वाले अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर से भी जुड़ा रहेगा। 2015 में शुरू सर्विफाई यूजर की मदद मोबाइल पर्सनल गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस को खरीदने के बाद के अनुभवों को मैनेज करने में करता है। यह प्लेटफॉर्म खरीदने से पहले, खरीदने के बाद, उपयोग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और फिर बेचने की सुविधा एक ही जगह दे देता है। अभी तक 6 लाख से ज्यादा लोग इस पर रजिस्टर हो चुके हैं। अब उपभोक्ता संबंधित कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म से सर्विस फीस देता है और कंपनी की कमाई होती है। 85 सदस्यों की इस कंपनी को उम्मीद है कि 2017 में मध्य होगी। ये बिजनेस मॉडल काफी लाभदायक है, इसलिए बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एंड्रॉइड यूजर्स ऐप को ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, जबकि iOS के यूजर के लिए कुछ ही दिनों में ये उपलब्ध हो जाएगा। अब इसका फंडा यह है कि हमदर्दी और मदद हमेशा अस्तित्व बनाए रखने और कमाने की ऊर्जा देती है, फिर चाहे ये किसी गरीब भिखारी की बात हो या नए जमाने की किसी एंटरप्रेन्योर की। आपको शायद वे दिन याद हो जब गांव में कोई आपके नाम की सिफारिश अच्छे आदमी के रूप में करता और आपको जॉब मिल जाती थी। बाद में इसने चरित्र प्रमाण पत्र का नया अवतार ले लिया। दुर्भाग्य से इस आधुनिक युग में ये एक और नया अवतार लेकर क्रेडिट सर्टिफिकेट चैलेंज्ड या न्यू टू क्रेडिट में से क्या है, आपकी श्रेणी में है। ये जानना हो तो ये कहानी पढ़नी चाहिए। उनकी जिंदगी कुछ तड़क भड़क से भरी थी। वे बिना उचित ड्रेस कोड के ना तो कभी बाहर गए और ना कभी देखे गए। फिर वे गुड़गांव, यानी जिसे आप गुरुग्राम कहते हैं, यहाँ रहते हैं, जहाँ बाह्य रूप से आपके पास क्या है उसका इस बात में बहुत वजन है कि आप कितने योग्य हैं। राजेश घड़िया बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और 23 लाख रुपए की अपनी ड्रीम कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। जब उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया तो वो इस टिप्पणी के साथ खारिज हो गए कि वे क्रेडिट चैलेंज्ड है। घड़िया समझ नहीं पाए कि किस वजह से उन्हें ये टाइटल मिला। उनका लोन आवेदन इसलिए खारिज हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी बैंक को जारी हुए कुछ चेक पर भुगतान रोकने को कहा था। कुछ चेक उनके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है कि टिप्पणी के साथ लौटे थे। सबसे बड़ा अपराध तो उनसे ये हुआ कि पिछले 6 वर्षों में वे सिर्फ 2 EMI भुगतान चुक गए, जो उन्होंने आने वाले महीनों में चुका भी दिए। एक गलती उनसे ये भी हुई कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट में वे मासिक अगली साइकिल में शामिल हो गए। हालांकि उन्हें जब बोनस और सेल्स इंसेंटिव मिला तो उन्होंने सारा बकाया चुका दिया। उनके दफ्तर के फाइनेंस प्रमुख ने उन्हें तत्काल क्रेडिट रेटिंग सुधारने की सलाह दी। इसी दौरान उन्होंने क्रेडिट मंत्री नाम की वेबसाइट के बारे में सुना। ये युवा और महत्वाकांक्षी पेशेवरों व व्यवसायिकों की उचित जानकारी के आधार पर फैसलों से क्रेडिट रेटिंग सुधारने में मदद करती है।
उन्होंने क्रेडिट मंत्री की मदद ली और कुछ वक्त बाद उन्होंने विभिन्न ऋणदाताओं से श्रेष्ठतम दरें हासिल करने की योग्यता हासिल कर ली। ऐसी बात नहीं है कि घड़िया जैसे कुछ वेतनभोगी ही अपनी क्रेडिट रेटिंग कायम रखने में नाकाम रहे, बल्कि 6 करोड़ छोटी बिजनेस इकाइयों के मालिकों के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है और न कोई क्रेडिट हिस्ट्री। भारतीय बैंकों के मुताबिक लोन की पात्रता रखने वाली 57% आबादी के पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। लेकिन किंगफिशर एयरवेज के विजय माल्या के प्रकरण के बाद से बैंकिंग की प्रक्रियाएं धीरे धीरे कठिन होती जा रही है और व्यक्तियों तथा व्यवसायिकों के लिए क्रेडिट रेटिंग जरूरी हो गई है। इसमें नई बात यह है कि क्रेडिट पाने में मदद करना अब बिजनेस का अवसर हो गया है। क्रेडिट मंत्री ने अग्रणी रहकर 1 मार्च 2017 तक $1 करोड़ से ज्यादा का निवेश भी हासिल कर लिया था। 2012 में ऑनलाइन क्रेडिट प्रोफाइल सर्विस कंपनी के रूप में शुरू हुई। क्रेडिट मंत्री से 14 लाख ग्राहक और 42 से ज्यादा ऋणदाता सेवाएं ले रहे हैं। 6 माह में वो 60 लाख लोगों को खुद से जोड़ना चाहती है। जैसे रोजगार देने वाली कोई कंपनी नए कर्मचारी को संबंधित कॉलेज व यूनिवर्सिटी से मिले शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से चेक करवाती है, कुछ उसी तरह ये कंपनी भी लोन लेने वाले का फाइनेंस वेरिफिकेशन करती है। क्रेडिट मंत्री पहले घड़िया जैसे क्रेडिट चैलेंज लोगों के स्कोर को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि क्रेडिट हेल्दी लोगों को वो पैसा बचाने में मदद करती है और उन्हें बिजनेस की भावी जरूरतों के लिए बड़ा ऋण लेने की पात्रता विकसित कराती है। अब यूं हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपने भावी ग्राहकों से रिश्ते विकसित करने से पहले रेटिंग सिस्टम अपनाने जा रहा है, तो ये सेवा तेजी से बढ़ रही है। हम नहीं जानते कि आगे ये कैसा स्वरूप धारण करेगा, लेकिन इसका फंडा ये है कि कई पुराने नैतिक मूल्य जो तब अपनाए जाते थे और इन्हें कभी प्रामाणिक करने की जरूरत नहीं होती थी, वे धीरे धीरे संगठित व्यवसाय का अवसर बनते जा रहे हैं। ये संभावनाएं खोजने का एक नया क्षेत्र है। इसके फायदों पर निगाहें रखिए। अगर आप फूडी है और बर्मी सब्जियां जैसे खूब सुए, येलो डम्पलिंग, मशरूम डिसुम या नॉन वेजिटेरियन डिश में पिकिंग चिकन रावियोली के शौकीन हैं, तो मेट्रो सहित किसी भी शहर में आपके विकल्प सिर्फ 5 स्टार होटल या कोई महंगा बुटीक रेस्टोरेंट ही हो सकता है। देश का कोई भी रेस्टोरेंट चीन, लेबनीज, तुर्की, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, जापान, कोलंबिया से लेकर लाओस और इंडोनेशिया तक की डिशेस एक साथ उपलब्ध नहीं कराता है। ये बात ताज कोरोमंडल के कलिनरी शेफ नभोजित घोष को लंबे समय से चिंतित कर रही थी, लेकिन जब उनकी मुलाकात जोसेफ चेरियन से हुई तो दोनों ने इस चिंता का समाधान अपना खुद का और देश का इस तरह का पहला रेस्टोरेंट अगस्त 2016 में शुरू कर निकाला। जोसेफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से है और पॉप जॉन्स में सीईओ थे। उनका एक लाइन का स्लोगन है, एशियन कुजीन इज नो मोर एलिट थिंग। आइडिया अपने आप में इतना अनोखा था कि हाई सोसाइटी की डिशेस सामान्य रेस्टोरेंट में किफायती दाम पर मिलने लगी, तो ये पहले प्रयोग के बाद से ही हॉट केक की तरह बिकने लगी। लेकिन वे प्रतिदिन 130 से ज्यादा ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने 6 महीने के भीतर ही इस तरह के 3 और रेस्टोरेंट खोले। उन्हें यूएई के इन्वेस्टर से 3.4 करोड़ रुपए की फंडिंग बिजनेस को विस्तार देने के लिए मिल गई। 48 ईस्ट रेस्टोरेंट चेन में जो अच्छी एशियन कुजीन किफायती दामों पर उपलब्ध कराती है। इसने अपना काम बेंगलुरु से शुरू किया है क्योंकि वहां अच्छी आय वाली युवा आबादी ज्यादा है। उनकी योजना काम को मेट्रो शहर में विस्तार देने की है। अब स्टोरी नंबर 2। हम में से कई लोगों ने गोल्डस्मिथ शब्द सुना है क्योंकि महंगी धातु का काम करते हैं। शायद ही किसी ने सुना हो लोहा स्मिथ। नई दिल्ली के फाउंडर मेघना और करुणा मलिक ने आयरन मेटल को समकालीन जरूरतों के अनुसार कार्य रूप देते हुए एक बेड तैयार किया है ताकि यह आपके घर की सजावट में काम आ सके। कोई आश्चर्य नहीं है कि हर स्थान जहां 800 से 15,000 के बीच सेल होती है, वहां इनके प्रोडक्ट मिलते हैं,
क्योंकि इन पर उन हाउस वाइफ्स का ध्यान जरूर जाता है जो अपने घर को सुंदर बनाना चाहती है। मेघना और करुणा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, शुद्ध बांस और कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट को संपूर्ण बनाने के लिए ग्लास, लेदर, रस्सी, लकड़ी के इस्तेमाल से इन पर डिजाइन बनाया जाता है। कोई भी इनसे अपने घर की शान बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ क्रिएशंस में परंपरागत टच भी नजर आता है और साथ ही समकालीन भी। ये लोग कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से काम कर रहे हुनरमंद लोहार, रस्ती और बास्केट बनाने वालों को भी साथ लिए है। साथ ही ग्लास कटर्स को भी उन्होंने यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने साथ जोड़ा है। इसलिए फाइबर शेष देने में बहुत समय लगा। मलिक पति के प्रोडक्ट जयपुर.com, joysofthings.com जैसी साइट्स पर उपलब्ध है। आपने फूलदान देखे होंगे जो आकार में हमेशा राउंड ही होते हैं, लेकिन इस कपल ने पतला लंबा फूलदान बनाया है। इसे केमिस्ट्री लैबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले कई टेस्ट ट्यूब को आयरन स्टैंड में लगाकर बनाया गया है, जिसमें एक ट्यूब में एक फूल लगाया जा सकता है। यह न सिर्फ साइज में अलग नजर आती है, बल्कि इन ट्यूब्स को व्यवहारिक रूप से साफ करना और धोना भी आसान है और इनमें नए फूल लगाना भी आसान है। तो अब इसका फंडा ये है कि 5 स्टार प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करना और पुराने प्रोडक्ट्स को नया रूप देना उभरते बिजनेस का रूल है। कौन कहता है कि देशी आदमी परदेश में बिजनेस नहीं कर सकता? वे सन माइक्रोसिस्टम से जावा सर्टिफाइड प्रोग्रामर थी और अमेरिका के वॉल स्ट्रीट स्थित व्हाइट हॉल बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आईटी इंडस्ट्री में बहुत ऊंचे पद पर थी। उनके पति ने अपने करियर में प्रोग्रामर, एनालिस्ट से लेकर मैनेजिंग कंसल्टेंट तक विभिन्न भूमिकाएं निभाई थी। इन भूमिकाओं में उन्होंने सफलतापूर्वक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर स्थापित किए थे और बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ग्लोबल टीम से कम्युनिकेशन संभाला था। इतने सारे ऊंचे पदों और वेतन भत्तों के बावजूद दीपक अग्रवाल और साधना बोथरा को एहसास हुआ कि एक ही व्यक्ति के वेतन पर आजीविका चलाना आसान नहीं है। उन्हें ऐसा तब लगा जब साधना ने अपने मातृत्व का आनंद लेना चाहा और पहले बच्चे के साथ लंबे समय तक रहने का विचार किया। ये 2004 के ठीक पहले की बात है। आगे क्या करना है इस पर विचार करते हुए इस युगल को एहसास हुआ कि कोई ऐसा अकेला शॉपिंग पोर्टल नहीं है जहां अमेरिका में रहने वाले उनके जैसे लोग, जो अब तक 30 लाख से ज्यादा थे, हर भारतीय चीज प्राप्त कर सके। यदि वे भारतीय साइट से कुछ खरीदते तो डिलीवरी में आमतौर पर अधिक वक्त लगता और चीजें लौटाना तो एक मशक्कत ही थी। कई भारतीय वंशियों के लिए एक बड़ी समस्या ये थी कि कई चीजों को उनके भारतीय नामों से ही पुकारा जाता था और उनके लिए अंग्रेजी शब्द खोजना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खरीदार हमेशा वहां नाम टाइप करना या बोलना पसंद करते हैं जिन्हें उन्होंने सुना था और उनसे वाकिफ थे। अमेरिका में भारतीयों की आबादी बहुत बढ़ने के बाद भी सारे शहरों में खास उनके स्टोर नहीं है। कई लोगों को तो अब भी कोई भारतीय किराना दुकान खोजने के लिए घंटे तक की ड्राइविंग करनी पड़ती है। बाजार में इस कमी को पहचानते हुए 2004 में दीपक ने साधना को एक साइट देशी वस्त्र स्थापित करने में मदद की, जो अमेरिका में बच्चों के लिए भारतीय वस्त्र बेचती थी। दीपक ने वेंडर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे मामले संभाले, तो साधना ने ऑर्डर, फुलफिलमेंट्स और कस्टमर रिलेशनशिप को कोऑर्डिनेट किया। 2008 तक एक तरह से कोई स्पर्धा ही नहीं थी और फिर दुनिया पर मंदी छा गई। प्रतिद्वंद्वी उभर आए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। ये दोनों सारे प्रतिद्वंदियों को indiabazaar.com के साझा प्लेटफॉर्म के तले ले आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में वे दूसरों से कुछ आगे थे। बाहर से कोई फंड न लेकर इस युगल ने अब तक करीब $1.5 लाख का निवेश किया है और कंपनी को कर्मचारियों के स्तर पर ज्यादा नहीं बढ़ाया है। उन्होंने 2014 में desichick.com नाम से इसकी रीब्रांडिंग की। इस तरह ये पोर्टल भारतीय उत्पादकों में विशेषज्ञता रखने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बन गया। इस पोर्टल पर 85 वेयर्स के 1000 प्रोडक्ट है
जो अन्य ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध न होने वाले भारतीय प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, वो भी किफायती कीमतों पर, और भारत से मिठाइयों जैसे ऐसे गिफ्ट आइटम भेजने की सुविधा के साथ जो अन्य तरीकों से भेज नहीं जा सकते। उनके प्रोडक्ट में कपड़े, ज्वेलरी, हस्तशिल्प, पूजा के आइटम, त्योहारों के सामान और घरेलू आइटम शामिल है। सारा सामान अमेरिका से ही भेजा जाता है और ये अमेरिकी भारतवंशियों के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया है। इसके साथ भारतीयों के लिए तोहफे का बढ़ता बाजार तो है ही, जैसे दीपावली पर प्रियजनों को तोहफे भेजना। अब वे ये कॉन्सेप्ट कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में दोहराना चाहते हैं। भारत में वे बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे एनआरआई केंद्रित शहरों में बिजनेस बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बाहर के बिजनेस का 10% भारत से होता है। फिर त्योहारों के कारण बड़ी संख्या में उपहारों संबंधी लेन देन होता है। वेंडरों से प्रत्येक ऑर्डर पर वे सेवा शुल्क लेते हैं और यही उनकी आमदनी का स्रोत है। और उन्हें यकीन है कि वे 2017 साल में 200% वृद्धि हासिल कर लेंगे। अब इसका फंडा ये है कि यदि आप कहा, किसी आदमी भी परदेश में बड़ा बिजनेस कर सकता है। प्रयोग करते रहिए, कुछ तो कारगर साबित हो ही जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लड़का मॉनिटर कैसे बना दिया गया, जो किसी काम का ही नहीं है। ऊंची आवाज में कही ये बात मैंने 1970 पार के दशक में मेरे दोस्त के साथ स्कूल से बाहर निकलते हुए सुनी। मेरे उस मित्र को एक दिन पहले ही मॉनिटर बनाया गया था। सच तो यह है कि एक महिला ने तो अपनी आंखें घुमाते हुए मुझे आगाह किया था कि मैं उस दोस्त से दूर ही रहूं। जब मैंने उसकी सलाह को अनदेखा कर दिया तो वो उसी शाम हमारे घर आ गई और मेरी माँ से कहने लगी कि वे मुझे समझाए कि सही दोस्तों का चुनाव कैसे किया जाता है। यदि आप कक्षा के बहुत बुद्धिमान छात्र हैं तो आपको हैरानी होगी कि कक्षा के सबसे शरारती बच्चे को कक्षा का नेतृत्व कैसे सौंपा जा सकता है, और वो भी आपके पसंदीदा टीचर द्वारा। उस वक्त की वो रणनीति मुझे लगता है कि आज के वक्त में भी उतनी ही प्रासंगिक है। इससे बच्चे की कुछ ऐसी गतिविधियां जो समाज से स्वीकार्य नहीं होती, वे एकदम घट जाती है और उनका समाज के लिए स्वीकार्य व्यवहार बढ़ जाता है। फिर इसमें नया क्या है? चंडीगढ़ के फॉरएवर फ्रेंड्स फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक विकास लुथरा और पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सनी लुथरा द्वारा आवारा कुत्तों पर इस विचार प्रक्रिया को अपनाया गया है। स्टोरी नंबर 1। काम से बहुत थक गए हैं तो किसी कुत्ते को प्यार से सहलाकर गले लगा कर देखिए। चंडीगढ़ में अपनी तरह की अलग पहल करते हुए शहर के प्राणी प्रेमियों और डॉग ट्रेनर ने कॉर्पोरेट्स के लिए डॉग कडलिंग सर्विस शुरू की है। इसमें अनूठी बात यह है कि ये केवल देसी भारतीय नस्ल के कुत्तों को ही कडल स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेवा मुफ्त है, क्योंकि मानसिक तनाव व समकक्षी लोगों का दबाव अध्ययन तथा कामकाजी जीवन का हिस्सा बन जाता है। विकास ने करीब 3 महीने पहले कडल सर्विस शुरू की है और ये उन्होंने सिर्फ देसी कुत्तों के माध्यम से ही करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में ट्राई सिटी के काम के तनाव से थके कर्मचारियों का इलाज सिर्फ प्रशिक्षित देशों व भारतीय नस्लों के कुत्ते ही करते हैं, जिसका स्थानीय कॉर्पोरेट ने स्वागत तो किया है, पर कुछ असमंजस के साथ। कुत्तों को प्रोफेशनल बिहेवियरिस्ट और डॉग ट्रेनर दिवस दहिया द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वे कुत्तों को 4 दीवारों तक सीमित रखने की बजाय प्राकृतिक वातावरण में प्रशिक्षण देते हैं। एक बार वे जब प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न वातावरण में प्रशिक्षण देते हैं। एक बार वे जब उससे परिचित हो जाते हैं और विभिन्न वातावरण में उनके व्यवहार को देख लिया जाता है, उसके बाद उन्हें 1 से 3 हफ्ते का प्रशिक्षण देकर कडल सर्विस के लिए पंजीकृत कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है जिसकी उन्हें आदत होती है। इलाके के लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वे इनकी खाने पीने की जरूरतों का ध्यान रखें। स्टोरी नंबर 2। हर सप्ताह में पुणे के डॉग बिहेवियरिस्ट सनी को एक खुले फैले हुए स्थान मोहम्मद वाड़ी में आवारा और झुंड में घूमने वाले पालतू कुत्तों से आज्ञाकारिता सीखते हैं, जो सड़कों पर किसी ऐसे कुत्ते का नेतृत्व स्वीकारते हैं जिससे उनमें आक्रामक ऊर्जा अधिक होती है।
आवासीय सोसाइटी के साथ काम करने वाले लुथरा पालतू कुत्तों को आवारा कुत्तों से संबंध बनाना सिखाते हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से वे पालतू कुत्तों के मालिकों और उनकी ऊंची नस्लों के कुत्तों को आवारा कुत्ते भी अपने सदस्य को कोई खतरा होने पर संरक्षण देते हैं। प्रकृति बहुतायत में लीडर तैयार नहीं करती और यही वजह है कि 99% कुत्ते जन्म से ही अनुयायी किस्म के होते हैं। वे किसी नेता का अनुसरण करते हैं जो शांत, संतुलित होता है और जिसके आसपास आक्रामक रवैया का आभामंडल होता है। क्योंकि आवारा कुत्ते इस हायरार्की का पालन करते हैं, इसलिए वे पालतू कुत्तों के मुकाबले अधिक शांत होते हैं। अब इसका फंडा ये है कि उभरती प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रयोग करते रहिए। आखिरकार कुछ न कुछ तो कारगर साबित हो ही जाएगा। कुछ करते रहना बहुत जरूरी है। नया तभी जन्म लेता है। जब अपने जुनून का पता चलता है तो मौके खुद आते हैं। इसको समझने के लिए स्टोरी नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एक दिन जब वो च्युइंगम चबाने के बाद उसे फेंकने की कोशिश कर रहा था तो गलती से ये उसी के पेन पर गिरकर चिपक गया। उसने कागज का एक टुकड़ा लेकर च्युइंगम उसमें लपेटा और बाद में फेंकने के इरादे से जेब में रख लिया। लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने पाया कि च्युइंगम और कागज इतनी मजबूती से चिपक गए थे कि ये एक कठोर मटेरियल बन गया था। इससे छठी कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय बालक को उसी पदार्थ से ईंट बनाने का आइडिया आया। जब उसने पहली बार च्युइंगम और कागज का प्रोटोटाइप ईंट बनाया तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। अब उसने ग्रामीण आवास के लिए कम लागत में टिकाऊ समाधान खोजने की ठानी है। आज बिनेश देसाई गुजरात के ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर है जिसके नाम 24 की उम्र में ऐसे 19 आविष्कार है। उन्होंने च्युइंगम की जगह बेहतर ऑर्गेनिक सामग्री का इस्तेमाल किया है। अब तक वे 42 वेस्ट पदार्थों को 152 प्रोडक्ट में बदल चुके हैं, जबकि ईंट उनका मुख्य प्रोडक्ट है जिन्हें वे झुग्गी बस्तियों में कम लागत पर टॉयलेट बनाने के लिए सप्लाई करते हैं। उनकी ईंट हैंड प्रेस की मदद से कागज के लुगदी से बनाई गई है। अकेली मां रह रही रीता राठौर जैसे लोग बहुत खुश है कि 3 साल पुराने टॉयलेट को सिर्फ एक बार ही पेंट कराना पड़ा। बिनेश को उम्मीद है कि वे देश की सबसे बड़ी वेस्ट साइक्लिंग लैब बना सकेंगे, जहां कोई भी जाकर वेस्ट पदार्थों से प्रोडक्ट बना सकेगा। स्टोरी नंबर 2। आपने शायद ही रीस्किल या रीट्रेनिंग अथवा रिटेनशिप के बारे में सुना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वर्कशॉप केवल उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने मातृत्व के लिए अत्यधिक ऊंचे वेतन वाली नौकरियां छोड़ दी थी और कुछ बरसों बाद वे कामकाजी दुनिया में लौटना चाहती है। ज्यादातर महिलाएं बच्चों के जन्म के बाद घर में किसी तरह का सपोर्ट न मिलने के कारण ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। फिर कुछ वर्षों बाद वे गृहिणी की भूमिका में सेटल हो जाती है। बेंगलुरु की टीना गर्ग ने ऐसी महिलाओं के सशक्तिकरण का मिशन चलाया है जो खराब वैवाहिक जीवन के बाद कहीं की नहीं रही। पिछले 7 वर्षों से 41 वर्षीय टीना गर्ग न सिर्फ इन महिलाओं के आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा उठा रही है, टीना खुद भी इंजीनियर है और उन्होंने मां बनने के लिए नौकरी भी छोड़ी थी। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली जगह तो कहीं और है। उन्होंने 2010 में पिंक लेमनेड के नाम से कम्युनिकेशन, कंटेंट और डिजाइन में विशेषज्ञता रखने वाली क्रिएटिव एजेंसी शुरू की। टीना दुनिया की उन 10,000 महिलाओं में से है जिन्हें गोल्डमैन सैक और इंडियन स्कूल ऑफ द बिजनेस अपने 10,000 वुमेन प्रोग्राम के तहत कोचिंग दे रही है। इसके तहत महिला एंटरप्रेन्योर की बिजनेस और मैनेजमेंट की शिक्षा दी जाती है। आज कंपनी में 87 कर्मचारी है जिनमें से 60% से ज्यादा महिलाएं हैं। कंपनी 7 करोड़ के टर्नओवर के साथ 500 ग्राहकों को सेवाएं दे रही है। रोजगार के अधिक अवसरों के लिए टीना ने कंपनी जॉब्स फॉर हर से करार किया है और रीस्किल, रीट्रेन और रीस्टार्ट प्रोग्राम भी चलाती है। उनकी कंपनी का जोर काम और शौक को इस तरह से मिलाने पर है कि हर महिला के काम और जीवन के बीच संतुलन बना रहे।
अब इन सब का फंडा ये है कि जीवन में किसी क्षेत्र में सच्ची रुचि जागती है तो अवसर दरवाजे खटखटाते हैं। कुछ के जीवन में जल्दी तो कुछ के जीवन में देर से। लोगों के लिए कुकिंग किए बगैर आपका किचन पैसा कमा सकता है। कल्पना कीजिए एक पुरानी सी गली की जिसमें कुछ बुचड़ खाने हैं। अलग अलग गंध वाले लोग अपना अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए तेजी से गुजर रहे हैं। जल्दी में जा रहा साइकिल रिक्शा वाला कई तरह की आवाजें निकालकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे घरों की खिड़कियों से कपड़े बाहर झांक रहे हैं। जब आप उन्हें देखने के लिए सिर उठाते हैं, गवार ऑटो रिक्शा ड्राइवर तेजी से मुड़ता है और उसका बैक व्यू मिरर आपकी बाह से टकराता है। वो ये चिल्लाता हुआ तेजी से आगे बढ़ जाता है, देख के नहीं चल सकता क्या? ऑटो ड्राइवर के रूखे व्यवहार के सदमे से आप उभरे भी नहीं हैं कि किसी तले जाने वाले व्यंजन की खुशबू आ जाती है और फिर समझ में आता है कि ये तो समोसे की खुशबू है। अचानक कोई आपके पैर के पास थूकता है और आप उछल पड़ते हैं कि कहीं जमीन से टकराने के बाद वो पीक आपके कपड़े खराब ना कर दे। आप गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वो तो बिना खेत जताए आपसे इतनी दूर चला गया है कि बीच में 10 आदमी आ गए हैं। यही वजह है कि अंग्रेजी के कुछ लेखकों ने एक शब्द तुलन का प्रयोग ऐसी गलियों के लिए किया है जिसका मतलब है उस जगह में लोगों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी भी न होने पर वे मुस्कुराने को तैयार नहीं है। ऊपर बताई परिभाषा में फिट बैठने वाले एक ऐसी जगह पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध डिलाइट सिनेमा के पीछे दरियागंज के गंजमीर खान इलाके की भीड़ भरी गलियां है। ये इलाका आगे बढ़ने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। परंपरागत रहकर भी ये अधिक पैसा कमाना चाहता है। समीना करीमी वही रहती है। 42 वर्षीय ये महिला 3 बच्चों की मां और कबाड़ का धंधा करने वाले मोहम्मद खालिद करीमी की पत्नी है, जो 5 लोगों का परिवार चलाने के लिए उन्हें हर माह सिर्फ 10,000 रुपए देती है। समीना मुगलई व्यंजनों की बहुत अच्छी कुक है, लेकिन वे अपने व्यंजनों के साथ एक सेल्फी तक नहीं ले सकती क्योंकि बर्तन चमक खो चुके हैं एवं पुराने हैं। उदास से दिखने वाले रेफ्रिजरेटर में रखी चीजें और किचन का पूरा दृश्य ऐसा है कि उसे तस्वीर में पेश नहीं किया जा सकता। फिर परिवार की मान्यताएं उन्हें अपना चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं देती। एक दिन उनके 23 वर्षीय बेटे मोहम्मद साकिब ने उन्हें एक चैनल शुरू करने के लिए राजी कर लिया। वो भी पिता को बताए बिना और बेटी ने वीडियो शूट कर लिया। उन्होंने मुख्य दरवाजे की सिटकनी लगाकर बड़ा सा ताला लगा दिया और वीडियो शूट किया ताकि ना तो कोई काम में दखल दे सके और ना कोई जान सके कि वो कर क्या रहे हैं। शुरुआत के वीडियो सेकेंड हैंड स्मार्टफोन से शूट और एडिट करके अपलोड कर दिए गए। समीना लोगों को अपने किचन का सामान दिखाने में हिचक रही थी, लेकिन उन्हें परिवार को गंभीर आर्थिक संकट से उभारने की जरूरत थी, जिसके कारण उन्हें ऐसी बातों को अनदेखा करना पड़ा और अपने इस वीडियो के साथ उन्हें आगे का कदम उठा लिया। 1 साल से भी कम समय में वे आकर्षक बर्तन, क्रॉकरी और किचन का अन्य सामान इस्तेमाल करने लगी। यहाँ तक कि उनके वीडियो में नया फ्रिज भी दिखने लगा है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके वीडियो उन्हें हर माह 60,000 रुपए की कमाई देने लगे। परंपरागत बुद्धिमत्ता दर्शाते और पुरानी दिल्ली की भारी बोली वाले उनके 400 से ज्यादा कुकिंग वीडियो चरणबद्ध तरीके से मुगलई व्यंजन बनाने की प्रक्रिया बताते हैं। आज जायका दिल्ली 6 नामक उनके यूट्यूब चैनल के 2,81,824 नियमित ग्राहक है। कुछ पड़ोसी तो अब भी स्टार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि जब शूटिंग शुरू होती है तो घर को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। उनका पक्का मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में आदमी को किसी से मदद मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद की मदद करनी चाहिए। अब इसका फंडा ये है कि यदि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते हैं तो आप लजीज व्यंजन बना सकते हैं, उनका लुत्फ भी उठा सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर दिखाकर भारी पैसा भी कमा सकते हैं। अपनी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता को विकसित करें। इस सोच को गहराई से जानने के लिए स्टोरी नंबर 1 से शुरू करते हैं।
पुणे के सदाशिव पेट में 2 माह पहले खुलने के बाद से ही इस छोटी सी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है। कॉफी, ब्लैक टी, ईरानी टी, ड्राई फ्रूट टी और हॉट चॉकलेट के साथ खाने के लिए बन मस्का दी जाती है। 2 चीजों ने मेरा ध्यान खींचा, एक तो प्रोडक्ट की कीमत और दूसरी दुकान की दीवार पर हार चढ़ाकर टांगी गई फ्रेम। मैं पहले फ्रेम की बात बताती हूँ, तभी जाकर हमें कीमत समझ में आएगी। ये 2013 की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। हार बताता है कि यहाँ तक उनका संबंध है। डिग्री मर चुकी है क्योंकि उनके इस व्यवसाय का इस शैक्षिक योग्यता से कोई संबंध नहीं है। कृपया बात पूरी होने तक कोई राय कायम न करे। उस बुद्धिमान दुकान मालिक ने सारे 10 विषय एक बार में पूरे कर लिए थे। वे अत्यधिक उच्च शिक्षित परिवार से है और उन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षाओं में भी बहुत ऊंचे अंक हासिल किए थे। 12वीं कक्षा के बाद उनके 2 व्यवसाय नाकाम रहे। वे व्यवसाय करना चाहते थे, जबकि उनका परिवार चाहता था कि वे पढ़े। परिवार ने उन्हें पढ़ाया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्राजक्ता से उनका विवाह हुआ, जो अपनी शर्तों पर काम करने के उनके आदर्श से इत्तेफाक रखती थी। इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में दिन में कई बार चाय लेना उनके रोज के रूटीन का हिस्सा था। धीरे धीरे टी स्टॉल को लेकर उनका आकर्षण बढ़ने लगा। उन्होंने एक औपचारिक प्रश्नावली तैयार की, जिसमें कई उत्तर मिलते थे, जैसे चाय की सर्वश्रेष्ठ कीमत, क्वालिटी और वे बातें जो इस पेय को स्वाद में अच्छी व खराब बनाती है। 1 माह में उन्हें करीब 378 लीटर दूध लगता है, क्योंकि वे पानी नहीं मिलाते। ये दुकान की खासियत है कि चाय और कई तरह के पाउडर का परीक्षण करने के बाद उन्होंने अपनी दुकान खोली, जो 10 रुपए में चाय और मस्का पाव बेचती है। अजित केरूरे से मिलिए, जो मैकेनिकल इंजीनियर है और जिन्होंने चाय के अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हुए अपनी दुकान का नाम रखा कड़क स्पेशल। ये दुकान कई किस्म की चाय, जो खास तौर पर असम से खरीदी गई है, कॉफी और फ्लेवर वाला दूध देती है। इसकी सफलता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 15 लाख रुपए महीना कमा रही है। फ्रेंचाइजी के लिए पूछताछ हो रही है और अब वे विस्तार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। स्टोरी नंबर 2। उसने 4th कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी। अब 14 साल का है और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में करीब 75,000 लोग रोज अपनी काम की जगहों पर पहुंचने के लिए उसके ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। निहाल ठक्कर ने वो कर दिखाया जो इस देश के टेक सिटी नहीं कर पाई। वो बेंगलुरु बसेस ट्रैक BMCC बसेस इन रियल टाइम के पीछे का दिमाग है। ये ऐप है जो गूगल प्ले पर मौजूद है और हर माह उसके 8,000 डाउनलोड हो रहे हैं। ये ऐप यूजर को नियमित रूप से और अचूक तरीके से सिटी बस सेवा के रूट और टाइमिंग देता है। निहाल होम स्कूलर है और ये विचार उसके दिमाग में खुद की दैनिक यात्रा के अनुभव से आया। अपनी नियमित यात्राओं में उसने पाया कि बसें धीमी है और कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। उसने पाया कि बस के इंतजार के अनुमानित समय को लेकर कोई रियल टाइम सूचना उपलब्ध नहीं है। उसी दौरान उसने एक नए ऐप पर सोचना शुरू किया और इसे विकसित करने पर कुछ रिसर्च करने का फैसला किया। उसने कंपनी के सर्वर से बस का रियल टाइम डेटा प्राप्त कर लिया था और बसों की पहल से तय टाइमिंग पर भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस तरह जून 2017 में वो ऐप का पहला वर्जन ले आया। नवंबर में जारी दूसरे वर्जन में उसने ट्रिप प्लानर जैसे कुछ फीचर और जोड़े। उसके अधिकांश ऐप यूजर उन बसों में यात्रा करते हैं जो शहर से 25 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट जाती है। उन्हें कई स्टार्टअप से विभिन्न प्रस्ताव मिल रहे हैं। निहाल के पिता राजेश खुश है कि उनका बेटा खुद ही सीखकर नई चीजों की संभावनाएं तलाश कर रहा है। अंकों व सर्टिफिकेट का पीछा करने के बजाय रिसर्च कर रहा है। तो अब इसका फंडा ये है कि हर किसी में स्वाभाविक बुद्धिमत्ता होती है और कई मामलों में औपचारिक शिक्षा की तुलना में वे अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। रोज दीवार में चुन देता हूं मैं अपना अहम, रोज वो तोड़ के दीवार निकल आता है। लेखक बता रहा है कि कैसे वो अपने अहंकार को रोज मारने की कोशिश करता है। एक दीवार में चुन देता है और किस तरह वो इसे तोड़कर फिर बाहर आ जाता है, हर रोज। हालांकि ये इंसान की प्रकृति में ही है, फिर भी मेरा दिमाग कुछ दोस्तों से इसकी तुलना करने लगा, जो नियमित रूप से खुद से वादा करते हैं कि अब वे अपना पर्स या फोन कभी बाहर जाते समय भूलेंगे नहीं, फिर भी वे हर रोज इसे भूल जाते हैं, या तो घर में या ऑफिस में।
या किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में या रेस्टोरेंट में, या फिर कभी कार या टैक्सी में। आप में से अधिकतर लोग इस किसी स्थान पर भूल जाने की आदत से सहमत होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो 32 थाने जिसे मैनेज करते हैं उस 20 लाख की आबादी वाले भोपाल जैसे शहर में हर महीने मोबाइल और पर्स गुम हो जाने की 2500 शिकायतें नहीं आती। इन मामलों में से सिर्फ 500 ही लूट या चोरी के होते हैं। करीब 2000 कहीं भूल जाने के मामले होते हैं। ये बात एमपी नगर में क्राइम ब्रांच के मुख्यालय में एक अधिकारी ने आज सुबह ही स्वीकार की है। कोई भी ये बात आसानी से समझ सकता है कि अधिक आबादी वाले शहरों में भूल जाने के मामलों में क्या दशा होगी। इस मामले में महिलाओं की स्थिति थोड़ी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि वे मोबाइल पर्स में रखती है और अगर एक चीज खो जाती है तो मतलब उनकी दोनों चीजें ही खो जाती है। लेदर इंडस्ट्री का 2 दशक का अनुभव रखने वाले टीएस सत्यराज और अपने मार्केटिंग प्रोफेशन के दौरान बहुत घूम चुके ए कन्नन ने महसूस किया कि लोगों की भूल जाने की आदत को अपना व्यापार बनाया जा सकता है। उन्होंने एक ही समय पर दोनों चीजें खो बैठे लोगों के लिए एक समाधान खोजा है। क्विर अलॉय चेन्नई का स्टार्टअप है। इसने समाधान के लिए एक डिवाइस पेश किया है जो खोजने के लिए ब्लूटूथ और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगर आप अपनी कार में हैं और बिना वॉलेट लिए उतर जाते हैं तो आपका आईफोन याद दिलाएगा कि आपने अपना वॉलेट नहीं लिया है, और अगर आप मोबाइल भूल जाते हैं तो पर्स एक बीप की आवाज से आपको याद दिलाएगा। अगर तकनीकी रूप से जोड़ी बनाए गए ये दोनों आइटम एक निश्चित दूरी में नहीं होंगे तो ये बीप साउंड आएगा, और अगर आप दोनों ही चीजें भूल गए तो उनकी लोकेशन लैपटॉप, टैबलेट या डेस्कटॉप के जरिए लगा सकते हैं, जो क्विर अलॉय स्मार्ट वॉइजर से लगा सकते हैं। वॉइजर स्मार्ट की एक खूबी ये भी है कि ये उसे तब भी खोज सकता है जब ये साइलेंट मोड पे हो। RFID तकनीक वाला महिला पुरुष दोनों के इस्तेमाल करने लायक ये वॉलेट करीब 3500 रुपए का है। ये सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है और इसकी एक खास बात यह है कि ये डबल टैप पर ग्रुप सेल्फी भी ले सकता है। पिछले शुक्रवार को अपने एक दोस्त के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर सर्फिंग के दौरान मैंने क्विर अलॉय पर चांस लिया, जो अपनी जरूरत की 210% फंडिंग जुटा चुकी है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग में लोगों की रुचि का एक कारण ये भी है कि कई लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो अपनी कीमती चीज गवा ही देते हैं। क्राउड फंडिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में यह संभव है। पहले चरण में कंपनी का लक्ष्य 5 लाख ग्राहक बनाने का है। तकनीक सिस्टम को इस लायक बनाने में मदद करेगी कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारियों को सिक्योर रखा जा सके। अब इसका फंडा ये है कि आपके मित्रों और रिश्तेदारों को भूल जाने जैसी रोजमर्रा की आम बुरी आदतें हो सकती है, लेकिन चीजों की समझ रखने वाले चतुर व्यापारी के लिए यह बिजनेस का अवसर भी हो सकता है। ये पढ़े लिखे या अनपढ़ होने का मामला नहीं है। भविष्य कैसा होगा ये जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देख सकता है या निश्चित बदलाव का अनुमान भी लगा सकता है। अगर ये पंक्ति आपको अतिशयोक्ति लग रही है तो आप पुणे की चिंचोड़ मंडी के सब्जी वाले महेश गौड़ या पटना के मगध महिला कॉलेज के गोलगप्पे वाले सत्यम कुमार और पुलिस लाइन के पान विक्रेता अमित कुमार से पूछिए। ये मानते हैं कि बिजनेस में बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। चिंचवड़ में व्यस्त मंडी में काम करने वाले तीसरी पीढ़ी का एक जैसा नहीं रह सकता है। अपने छोटे भाई सागर और समीर के साथ वे दुकान संभालते हैं। उन्होंने देखा कि माह दर माह व्यवसाय गिर रहा है। तीनों भाइयों ने महसूस किया कि मंडी में लोगों की आवाजाही भी कम होती जा रही है, क्योंकि बड़े स्टोर सब्जियों की होम डिलीवरी कर रहे हैं और साथ ही सब्जियों को हाइजीनिक कंडीशन में भी रख रहे हैं। धनी वर्ग ने तो मंडी में जाना करीब करीब बंद कर दिया है। महेश ग्राहकों को फिर दुकान की ओर लाने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगा कि कार्ड पेमेंट सिस्टम होना चाहिए और कई तरह की सब्जियों की वैरायटी भी हो। शुरू में इन कदमों को खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन 500 और 1000 के नोटबंदी करने के फैसले के बाद वे अचानक हीरो बन गए और लोग उनकी दुकानों पर जमा होने लगे। प्रतिस्पर्धा हर तरह के डिस्काउंट देने के बाद भी उनके ग्राहकों को छीनने से असफल रहे। कम से कम फिलहाल तो यही गलत है। ग्राहकों की ये संख्या इसी तरह बनी रहे, इसके लिए उन्होंने कई स्कीम और सेवाएं शुरू की है।
उन्होंने सभी तरह की सब्जियां तो रखने लगे ही है, साथ ही लोगों को आकर्षित करने के लिए विंडो ड्रेसिंग भी शुरू की है। यानी ग्राहक को लुभाने के लिए वे सब्जियों को प्रदर्शित भी करने लगे हैं। वे मोबाइल वॉलेट का उपयोग भी कर रहे हैं। आज तीनों भाइयों के पास ये देखने का समय नहीं है कि आसपास चल क्या रहा है। उनका जोरदार बिजनेस लगातार 18 घंटे चलता है। 90% पेमेंट कार्ड से या मोबाइल वॉलेट से हो रहा है। स्वाइप मशीन तो उनके हाथों में होती है। अनुरोध पर वे मोबाइल वॉलेट की सुविधा भी देते हैं और इस तरह वे अपने ग्राहक को राहत दे रहे हैं, जबकि अन्य सब्जी वाले व्यर्थ अटकलें लगा रहे हैं। तकनीक का थोड़ा ज्ञान और पूरी अकाउंटिंग से हर वेंडर पूरे बिजनेस पर नजर रख रहा है, क्योंकि आने वाले हर पैसे का हिसाब होता है। दुकान में ग्राहकों की कई तरह की अटकलें सुनकर उनके बुजुर्ग पेरेंट्स तानाजी और हीरा की मुस्कान रुकती नहीं थी। अब बात करते हैं पटना के गोलगप्पे वाले बिजनेस की। उसका बिजनेस हमेशा की तरह ही है। एक बार उन्होंने देखा कि एक कपड़े का व्यापारी अपने ग्राहक से पेटीएम वॉलेट से चार्ज कर रहा है। इसके बाद उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कस्टमर से खुले पैसे की समस्या आती थी। उनके पास इन ग्राहकों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वे एक कॉलेज के बाहर दुकान लगाते हैं। 9 नवंबर के बाद से उनके बिजनेस में 30% की बढ़ोतरी हुई है। 24 साल के अमित की पान की दुकान पटना की पुलिस लाइंस में है। उनकी दुकान में नियमित ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि करीब 1.5 महीने पहले ही उन्होंने पेटीएम से काम शुरू किया है, ताकि प्रभावशाली लोगों को उधार देने की समस्या से दूर रह सके। नोटबंदी की घोषणा के बाद ये उनकी खासियत बन गई और अचानक उनके पास इतना काम हो गया कि हाथ रुकते नहीं थे। नोएडा के सेक्टर 6 में समोसा और चाय का बिजनेस मंगलवार से सामान्य होने लगा है, क्योंकि यहाँ कई वेंडर्स ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को अपना लिया है। अगर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे फोटोग्राफ्स पर भरोसा किया जाए तो जूते चप्पल सुधारने वाले भी ई पेमेंट करने लगे हैं। अब इसका फंडा ये है कि पुणे हो या पटना, अगर आप निरंतर बिजनेस चाहते हैं तो इसके पहले कि बदलाव आपको बदलने पर मजबूर करे, खुद को बदलना होगा।